सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये टॉपिक को कवर किया था जिसमें हमने देखा था कि रिस्क जो होगा वो प्रॉपर्टी के साथ पास ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर चेक करो तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, दैट इज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ये देखो यहाँ पर ये भी दिया है ना, पासिंग द प्रॉपर्टी इम्प्लाइज द पासिंग ऑफ द ओनरशिप। तो हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं और ओनरशिप जिसके पास भी ट्रांसफर होगा, द रिस्क ऑफ गुड्स राइज इज विद द बायर एंड नॉट विद द सेलर। कब? अगर प्रॉपर्टी पास ऑन हो चुका है टू द बायर। हो सकता है जो गुड्स है वो अभी भी सेलर के पोजेशन में हो, फिर भी प्रॉपर्टी पास ऑन हो चुका है। देखो एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप देखो, आप जाते हो मेहरबान्स बेकरी में। ठीक है। आप मेहरबान्स बेकरी में जाते हो और आप वहां पे जाके केक को परचेज करते हो। ठीक है। आप मेहरबान्स में जाते हो, आप केक को परचेज करते हो। जब आप केक को यहाँ पे परचेज करते हो तो आपने अंकल को बोला मैंने केक परचेज कर लिया, पर अभी मेरा जैसे 1 o'clock लेक्चर है, ये लेक्चर कंप्लीट होगा 3 बजे। तो अंकल मैं 3 बजे ये केक का डिलीवरी लेकर जाऊंगा। ठीक है। 1 o'clock मतलब लेट्स से आप मेहरबान केक में 12:30 पहुंचे, तब आप 1 o'clock क्लास में आ गए। 12:30 यू हैव ऑलरेडी पेड 100% अमाउंट, ताकि कोई और ये केक को नहीं ले जाए। सपोज करो ये लास्ट पीस था, तो अंकल ने बोला देखो आप 3 बजे तक आओगे तो आई एम नॉट श्योर कि कोई और अगर इसको खरीदने के लिए आ गया तो मैं उसको बेच दूंगा, या तो आप इसको मेरे को बुक करा दो। बुक कराने के लिए यू विल हैव टू पे 100% ऑफ द अमाउंट, केक अमाउंट। आपने भी वही सोचा, भाई अभी सपोज 600 रुपीज का केक था, अभी मैं 600 रुपया पे करूं या 2 घंटे बाद 600 रुपया केक पे करूं, बात तो बराबर ही है। तो आपने अभी के अभी केक पे कर दिया केक के लिए, लेकिन आपने उनको क्या बोला, अंकल मैं अभी क्लास जा रहा हूँ तो मैं क्लास में इस केक को नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर पता नहीं एसी वर्क करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सर केक खराब होने का डर है। इस केक को आप अपने पास ही अपने फ्रिज में रखो, 3 बजे जब मेरा क्लास खत्म होगा तो आके मैं ये केक का डिलीवरी ले लूंगा। ठीक है। अब आप देखो केक का जो प्रॉपर्टी है वो कब पास ऑन हो गया? द प्रॉपर्टी ऑफ केक इज पास्ड ऑन टू द बायर। कब? और आपके पास ऑप्शन है 12:30 PM या 3 PM। व्हेन डज द प्रॉपर्टी ऑफ द केक इज पास्ड ऑन? बताइए आप आंसर। 12:30 PM, ध्यान रखना 12:30 बजे। क्यों? क्योंकि 12:30 बजे आप केक के ओनर बन चुके हो। 3 बजे क्या हो रहा है सर? 3 बजे क्या हो रहा है? possession. So the possession is transferred to the buyer at 3 PM। आया आपको समझ में? अच्छा, अब अगर 12:30 बजे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, मतलब 12:30 ऑनवर्ड्स हु इज द ओनर ऑफ द केक? बायर। करेक्ट। सो 12:30 onwards basically buyer is the buyer is the owner of the cake। if he is the owner of the cake तो रिस्क किसके ऊपर है? दिस इज द रिस्क इज ऑन द बायर। अच्छा सर अभी किस टाइप का रिस्क आप बात कर रहे हो? सपोज करो 1:15 PM पे मेजर पावर कट होता है। याद है लास्ट ईयर हुआ था, पूरे मुंबई में पावर कट हो गया था, है कि नहीं? बाकी सिटीज से अगर आप देखो तो वहां तो कई बार कॉमन होता है पावर कट, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता, कभी भी पावर कट नहीं होता। 1:15 पे पावर कट हो गया। अब जैसे ही पावर कट हो गया वो फ्रिज तो काम करेगा नहीं, एंड लेट्स से दिस वाज अ आइसक्रीम केक।
3 बजे ये केक पिघल गया। आप मुझे बताओ, मतलब 3 बजे तक ये केक पूरा का पूरा पिघल गया। अब मुझे बताओ, ये जो केक मेल्ट हो चुका है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरवान्स वाले की या बायर की? बायर की। ध्यान रखना, बायर मेरवान वाले को ये नहीं बोल सकता मैंने तो आपको पैसे 100% पे किए थे केक के लिए और आपने मुझे ऐसा पिघला हुआ केक, खराब केक क्यों दिया? मैंने जो तो केक दिया था आपको वो सही था। तो मेरवान्स वाले अंकल क्या बोलेंगे? देखो 12:30 हमारा यहाँ पर क्या था, अग्रीमेंट हुआ था और यहीं पर ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। यू मेड द पेमेंट, आई गेव यू द केक। आपने मेरे को बोला था कि सर ये केक को आप 3 बजे तक यहाँ पे मेरे पास रखो। सो आई वॉज होल्डिंग द केक जस्ट लाइक अ बेली। आप समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड बेली? बेलर, बेली हमने पहले भी डिस्कस किया ना। हालांकि सीए इंटरमीडिएट में आप बेलर और बेली के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, राइट? तो आप इसको होल्ड कर रहे हो किसकी तरह? बेली की तरह। बेली कौन होता है? बेली वो इंसान जिसके पास गुड्स का पोजेशन जाता है, ओनरशिप नहीं जाता, एंड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वंस दैट टाइम पीरियड इज ओवर, आपका वो पर्पस पूरा हो जाता है और आप गुड्स को वापस से वहां पे रिटर्न कर देते हो। तो ये जो बेली है, बेली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखो यार मैंने आपको गुड्स पकड़ा दिया था, ठीक है, अब इसको होल्ड मैं कर रहा हूँ एज पर बेली। ना बेली कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है और बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि यहाँ पे मेरवान्स वाले हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ओनली फॉर द ऑर्डिनरी लॉसेस। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस हो गया। मेरवान्स वाले बोलेंगे देखो सिर्फ आपका केक खराब नहीं हुआ है, जिस फ्रिज में मैंने आपका केक रखा था उसी फ्रिज में मैंने मेरा केक भी रखा था और मेरे भी बहुत सारे केक्स खराब हो गए। किसी को नहीं पता था कि इस तरह से पावर कट हो जाएगा, ठीक है, और केक इस तरह से खराब हो जाएगा। अगर पता होता तो शायद आप भी मेरे पास ये केक नहीं रखवाते, मैं भी आपका केक अपने पास नहीं रखता। तो ऐसा नहीं है मैंने जानबूझ के। तो बेसिकली जो मेरवान्स है उसके नेग्लिजेंस की वजह से केक खराब नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, कल को ऐसा हो कि मेरवान्स के नेग्लिजेंस की वजह से केक खराब हो, मतलब मेरवान्स वाले अंकल ये केक को फ्रिज में रखने की बजाय ऐसे कहीं साइड में टेबल पे रख दे और फिर उसके ऊपर इंसेक्ट्स आ जाए या वो केक पिघल जाए, तो इन दैट केस कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरवान वाला रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर अंकल ने उस केक को फ्रिज में रखा है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टिल विद द मेरवान्स। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, ये तो मैंने आपको क्या बताया, ओनरशिप के साथ साथ में ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। अब आप देखो, मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर एक ट्विस्ट डालता हूं। जब आप 12:30 बजे केक परचेज करते हो ना, उस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखवा लेते हो दैट दो आई एम बाइंग द केक एट 12:30, द डिलीवरी टाइम इज 3 PM। आ रहा है आपको समझ में? ऐसा होता है? आपने डिलीवरी टाइम 5 PM लिखा दिया, ऐसा हो सकता है? होता है ना कई बार कि आप जैसे, हाँ एग्जीक्यूटिव, जैसे आप कई बार देखो फ्रिज वगैरह परचेज करते हो फिर आप उसको बोलते हो नहीं मुझे लेकिन धनतेरस वाले दिन ही डिलीवरी चाहिए। ऐसा होता है ना? आपको लगता है धनतेरस वाले दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा, ठीक है, तो आप उसके एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले जाके कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करके आते हो और उसको बोलते हो कि देखो मुझे धनतेरस के दिन डिलीवरी चाहिए, ठीक है, तो वो धनतेरस के दिन आपको डिलीवरी करेगा। नाउ इन दिस केस इवन दो द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ओके, द रिस्क इज स्टिल विद द सेलर। ये वाले केस में सेलर के ऊपर रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि डिलीवरी उसको कब करना था, जिस पर्टिकुलर टाइम, हाँ 5 बजे वो डिलीवरी के लिए रेडी था और आप उसके पास पहुंचे 6 बजे, और 5 से 6 के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि केक डिस्ट्रॉय हो जाए, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बताओ, ये आपको पूरा ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर ये वाला? ओके, चलिए तो फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखो, अब आ रहा है यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स या फिर अनएसर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं या अनएसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं?
वो गुड्स जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको सेट असाइड कर लिया। एक लॉट है, उस लॉट में बहुत सारे सामान है और उसमें से कोई एक आप पर्टिकुलर पिक करके सेट असाइड कर दो और आप बोलो मुझे ये चाहिए, तो वो आपके लिए क्या बन गया? स्पेसिफिक गुड्स। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी एक फाउंटेन पेन खरीदा। अब उस फाउंटेन पेन के लिए मुझे इंक लेना था, ठीक है। मैं अनुपम स्टेशनरीज गया और मैंने अंकल को बोला, अंकल मुझे आप इंक दिखाओ, ब्लैक कलर का मुझे थिक फाउंटेन पेन का इंक चाहिए। तो अंकल ने मेरे को वहां पर वो इंक वाले कॉलम में ले गए और वहां पे बोला आप यहाँ से देख लो, बहुत सारे इंक है, आप कोई भी यहाँ से पिक कर सकते हो। तो जब तक मैं इंक को परचेज नहीं करता तब तक वो क्या है? तब तक वो है अनएसर्टेन्ड गुड्स, है कि नहीं? क्योंकि उसमें से कोई भी एक इंक मैं परचेज कर सकता हूँ, वो हो गया अनएसर्टेन्ड। अब मैंने वाटरमैन का एक इंक का बॉटल उठाया, तो जैसे ही मैंने वो इंक के बॉटल को उठाया वो क्या बन गया? स्पेसिफिक या फिर एसर्टेन्ड गुड्स। अब वो वाटरमैन का इंक का बॉटल मैं भी पिक कर सकता हूँ, अंकल भी मेरे को पिक करके दे सकते हैं। मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे सबसे अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का इंक चाहिए, तो कौन सा रहेगा? अंकल ने बोला ये वाटरमैन का ब्लैक कलर का इंक आप ले जाओ, इससे बेटर आपको कोई माल नहीं मिलेगा। मैंने वो वाटरमैन का इंक का बॉटल हाथ में पकड़ा और मैं काउंटर की तरफ जाने लग गया। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स, क्योंकि अब मुझे पता है यही पर्टिकुलर पीस मुझे मिलने वाला है। लेकिन जब तक डिसाइड नहीं किया था कौन सा गुड्स मेरे को मिलने वाला है, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? अनएसर्टेन्ड गुड्स। अब इन केसेस में हमें डिसाइड करना है कि कब प्रॉपर्टी पास ऑन होता है और कब प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होता है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। सो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक गुड्स का कब, और बेसिकली यहाँ तो वो बताया हुआ है कि गुड्स का प्रॉपर्टी कब पास ऑन होता है। सबसे पहले गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, वो जो स्पेसिफिक गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। दूसरा, डिलीवरेबल स्टेट में अगर नहीं है तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में डालना पड़ेगा, तब जाकर आप मानोगे कि गुड्स का प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया। और सपोज करो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन सेलर को प्राइस डिटरमाइन करना है, तो जब तक वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से है। सबसे पहले तो क्या रहेगा? गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तब तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया। जैसे वो चेल पार्क का या वाटरमैन का जो इंक मैंने खरीदा था, वो इंक क्या था? डिलीवरेबल स्टेट में था, सील पैक था बॉटल, ठीक है, और डब्बे के अंदर उसको डाल के रखा था, वो डिलीवरेबल स्टेट में था। गुड्स आर टू बी पुट इन द डिलीवरेबल स्टेट। अब देखो, मैं एक और स्टोर में गया, मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे 250 ग्राम हलवा चाहिए, ठीक है। अब वो 250 ग्राम हलवा चाहिए तो अंकल ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे ये चलो एक काम करो, एक मुट्ठी उठा लो। क्यों? क्योंकि ऐसे थोड़ी ना जाता है, वो तो उनको एक पैकेट के अंदर मेरे को डाल के देना पड़ेगा, तो वो पैकेट में मेरे को डाल के देते हैं। तो ये हो गया डिलीवरेबल स्टेट में, यू हैव टू पुट इन, करेक्ट। गुड्स आर रेडी बट इट हैज टू बी पुट इनटू द डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। एक मैंने थोड़ा सा पोर्शन निकाल के उनको दिया, मैं बोला ये इतना मेरे को चाहिए, 250 ग्राम नहीं, जो भी था, मैं बोला अंकल ये इतना मेरे को हलवा चाहिए, अब इसका जो भी वेट होता है आप देख लो और मुझे ये दे दो। तीसरा आता है, जब मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे 250 ग्राम हलवा चाहिए, तो अंकल क्या कर रहे हैं? उस हलवे को वेइंग मशीन पे लेके जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि चलो इसका प्राइस डिटरमाइन करना है अभी, ठीक है, ये जितना हलवा मैंने निकाला उसका प्राइस डिटरमाइन करना है। तो जब तक वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करेंगे तब तक हम क्या बोलेंगे? द प्रॉपर्टी इज नॉट पास्ड ऑन। गाइस इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर? ठीक है। तो देखो ये अलग अलग स्टेजेस आपके पास आते हैं गुड्स, इसके ऊपर है ना, देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेगा अभी और हम चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको वियर्ड लगे या कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट गिव मी सम टाइम, ये आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने लगेगा। सबसे पहले आप ध्यान रखना, गुड्स हैव टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट में है तो प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया। अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो डिलीवरेबल स्टेट में डालो। सर डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया लेकिन इसका भाव करना पड़ेगा, प्राइस पता नहीं कितना है, तो कोई बात नहीं, आप प्राइस एसर्टेन कर लो। जैसे ही प्राइस एसर्टेन हो जाएगा हम बोलेंगे प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन। अब देखो ये आ रहा है, specific goods which are in the deliverable state. So, when there is an unconditional contract for the sale of specific goods which are in the deliverable state, the property in the goods
passes on to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods both are postponed. आप सिंपल एग्जांपल लो, आप मेरवान्स वाले अंकल के पास गए और आपने अंकल को बोला अंकल मुझे ये केक लेना है, और आपका अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप श्योर शॉट ये केक लोगे। अब ये क्या हो गया, आपका टाइम ऑफ डिलीवरी डिले हो चुका है, लेकिन केक रेडी है कि नहीं है? गाइस केक 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 रेडी है। केक अगर रेडी है तो आप प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। और आप बार बार एक ही पॉइंट ध्यान रखना कि हम प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो रहा है कब नहीं हो रहा, इसके ऊपर इतना एम्फोसिस क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली जब तक प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगा तो रिस्क पास ऑन नहीं होगा, और रिस्क पास ऑन नहीं होगा तो लाइबिलिटी बायर के ऊपर नहीं होगा, लाइबिलिटी विल बी स्टिल विद द सेलर ओनली। Guys, this is clear? देखो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो कल कल शाम का मैं आपको एक और केस बताता हूँ। आई वेंट टू थियोब्रामा, ठीक है, वहां पर कुछ तो ऐसा ऑफर चल रहा है कि आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो 20% ऑफ मिलेगा आपको आपके फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे, कुछ तो ऐसा था। नाउ आई गो रेगुलरली देयर, ठीक है, तो मेरे को तो ये अवेल कर चुका हूँ मैं ऑफर। बट समवन, देर वॉज वन आंटी, वो शायद 2,500-3,000 का सामान खरीद रही थी, तो उनके लिए 20% इज अ स्ट्रॉन्ग अमाउंट। मतलब इट वाज नॉट लिमिटेड टू 200-300, ऐसा नहीं। वहां पर उन्होंने क्या बोला कि 2,000 रुपया है, ये जो 3, 3,500, 4,000 का जो भी उन्होंने सामान परचेज किया उसके ऊपर सबसे अच्छे 3,000 है, 20%, उनके तो 600 रुपए बच रहे हैं ना। आंटी का कार्ड काम नहीं कर रहा था, ठीक है। आंटी ने मेरे को बोला बेटा आप मेरी तरफ से कार्ड से पेमेंट कर दोगे क्या? अगर आप मेरे कार्ड से पेमेंट कर दोगे आई विल गिव यू कैश, मेरा यहाँ पे 2,400 यहाँ पे बच जाएगा। सो एक मंथ तो मेरे को भी किया, मैं कर देता हूँ, बट देन आई सेड आंटी मेरा कार्ड यहाँ पे यूज होगा नहीं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अवेल्ड दिस ऑफर। तो वो आंटी ऐसे चिढ़ गई कि आप है ना, कस्टमर इतना बड़ा ऑर्डर आपको दे रहा है और आप इतना भी डिस्काउंट नहीं दे सकते और नहीं कर सकते। फिर आंटी ने उनको पूछा, बोला अच्छा अगर मैं घर से डिलीवरी करवाऊं तो क्या ये चलेगा क्या? ठीक है, तो वो बोले हाँ चलेगा, आप ऑनलाइन अगर घर पे भी मंगोगे तो भी चलेगा। तो आंटी बोलती है चलो मुझे फिर ये कोई भी सामान नहीं चाहिए, मैं घर पे जाके मंगवाऊंगी। नाउ द थियोब्रामा मैनेजर सेड कि मैम ये अब मैं बिल को कैंसिल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आपका बिल जनरेट कर दिया है। नाउ सिंस द बिल इज जनरेटेड दिस कैन नॉट बी कैंसल्ड, यू विल हैव टू परचेज इट हियर ओनली। सिनेरियो समझ में आया? राइट, बिकॉज नाउ देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पे सेटअप हो चुका है, बिल जनरेट हो गया। आपने कितनी बार अपने साथ भी देखा होगा, बिल क्रिएट कर दिया सर अब कैंसिल नहीं हो सकता, यस और नो? राइट, तो ये वही वाला केस होता है। मैंने धीरे से आंटी को बोला, मैं बोला एक काम करो अगर आप यहाँ से भाग भी जाओगे तो ये थोड़ी ना आपको पीछे पीछे आके पकड़ेगा कि सामान खरीदो ये खरीदो। उसको बोलो मेरे को नहीं लेना, भाग जाओ यहाँ से। राइट, सो ये हो जाता है अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। आप बताओ इज दिस क्लियर? तो इवन दो पेमेंट नहीं किया, आंटी ने पेमेंट नहीं किया, अभी तो पेमेंट मोड पे डिस्कशन चल रहा था, कैश कार्ड कैश कार्ड, और ये वाला पार्ट आ गया। तो देखो एक्स गोज टू अ शॉप, बाइज द टेलीविजन, आस्क द शॉपकीपर फॉर द होम डिलीवरी, द शॉपकीपर agrees to it, the television is immediately delivered and becomes the property of x। आप बताओ ये क्लियर? ओके, फिर आप देखो स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, एंड ये पॉइंट आता है, seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into the deliverable state. The property does not passes on until such thing is done and the buyer has a notice of thereof। देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, यू ऑर्डर अ केक, ठीक है, और आज गौरव का बर्थडे है, ठीक है, तो गौरव के बर्थडे के लिए हम लोग एक केक लेकर आ रहे हैं।
तो हमने बोला चलो एक काम करो अंकल, केक के ऊपर आप लिख दो हैप्पी बर्थडे और जी स्क्वायर यहाँ पे आप लिखो, ठीक है। जी स्क्वायर क्यों, जी क्यूब करते हैं, जीनियस गौरव गुप्ता, ठीक है। तो हमने बोला अंकल ये जी क्यूब आप कर दो। अंकल बोले ठीक है मैं लिखता हूँ। अभी तक अंकल ने इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे जी क्यूब नहीं लिखा। आप मुझे बताओ क्या केक डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि yes, the seller is bound to do something which he has not done. So if he has not done that, so deliverable state का मतलब ही क्या होता है कि गुड्स उस स्टेट में है कि बायर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। और इस केस में आप उस गुड्स को क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो कि अंकल अगर आप ये नहीं लिखोगे तो फिर हम केक लेकर जाएंगे नहीं, गौरव को स्पेशल फील कैसे होगा। तो सर आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस केक। आया? हाँ, अंकल ने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे जी क्यूब लिख दिया और हमें इन्फॉर्म कर दिया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हैप्पी बर्थडे जी क्यूब लिखा और हमें फोन करके इन्फॉर्म भी कर दिया। अब हम क्या बोलेंगे, द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इन दैट केस ये क्या हो गया हमारे लिए, मतलब प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन, जैसे हमें बता दिया। अब अंकल ने हमें बोल दिया है बेटा आपके केक के ऊपर हमने जैसा आपने बोला था वैसा का वैसा लिख दिया, आप आके केक की डिलीवरी ले जाओ। अब सपोज करो मैं डिले करता हूँ, मैं 2-3 घंटे बाद केक लेने के लिए जाता हूँ और वो 2-3 घंटे में केक खराब हो जाता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ? बिकॉज गुड्स, yes, the ownership was transferred, the goods was in deliverable state, whatever he had to do he had done and I was also informed about it। हाँ, अगर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होता तो बात अलग है, लेकिन मुझे इन्फॉर्म भी कर दिया। अब यहाँ पर goods are in deliverable state, the property has passed on, the risk is also passed on। तीसरा आता है स्पेसिफिक गुड्स, जो कि डिलीवरेबल स्टेट में तो है बट सेलर को भी क्या करना है, ही हैज टू डू समथिंग सो दैट वो उसका प्राइस डिटरमाइन कर सके। तो इसमें हो सकता है वो उसको उसको वे करना हो, उसको मेजर करना हो, उसको टेस्ट करना हो, और डू समथिंग और एनी अदर एक्ट ऑन दोज गुड्स, जिससे कि क्या हो, सोल पर्पस इज फॉर एसर्टेनिंग द प्राइस। तो ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी है गुड्स का वो तब तक पास ऑन नहीं होगा जब तक the person, the seller has not done those things and the buyer has the notice of it। जैसे ये देखो, ये एक एग्जाम क्वेश्चन है बाय द वे, ये एक एग्जाम क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था, ए ने एक कंपनी को कारपेट्स बेचा, ठीक है, जो कि उनके फ्लोर पे लगना था। अब जो कारपेट था वो कंपनी के प्रेमाइस में डिलीवर करवा दिया, ठीक है, कंपनी के प्रेमाइस में वो सारे कारपेट्स डिलीवर करवाए और ये जो कारपेट्स है ये चोरी हो गए। कब चोरी हो गए? बिफोर इट कुड बी लेड। मतलब आप वो देखते हो कभी फ्लोरिंग कारपेट लगाने वाला, वो कारपेट लगाता है फिर आपको बताता है अच्छा आपका इतना रोल यूज हुआ, वो 10 रोल लेके आ जाता है, फिर वो बताता है 10 में से 4 रोल ही यूज हुआ, 8 रोल यूज हुआ, तो आपको 8 रोल का पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप देखो 10 जो भी था वो रोल्स लाके उसने क्या कर दिया, कंपनी के प्रेमाइस में रख दिया, बिफोर इट कुड बी परचेस्ड, बिफोर इट कुड बी लेट डाउन, और उसको लगाता उससे पहले ये चोरी हो गया। अब आप मुझे बताओ ये कारपेट जो चोरी हुआ है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेलर या बायर? तो यहाँ पर आंसर होगा सेलर, बिकॉज द कारपेट वॉज नॉट इन द डिलीवरेबल स्टेट as it was not laid, which was part of the contract, hence the property has not passed on to the buyer। तो सर अब ये जो ए है, ठीक है, ए के पास क्या रेमेडी होगा, ए के पास एक ही रेमेडी होगा, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो कंपनी है इसने अपने प्रेमाइस में जो कारपेट रखा था वो कारपेट नेग्लिजेंटली रखा था, उसने ड्यू केयर नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी इज द बेली। यस और नो गाइस, समझ पा रहे हो? आप देखो सीए इंटर में कनेक्ट करोगे, देखो कल शाम को ही मैंने सीए इंटर के बैच में बेलर बेली वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया था। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे फाउंडेशन मतलब आपके निकल के आए थे
पैरेलली हम लोग इन दोनों को कवर कर रहे थे, तो बहुत सारे फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स वहां पर लिंक हो रहे थे, दे ऑल वर दे ऑल रिमेंबर्ड द कॉन्सेप्ट्स। तो ये वाला एग्जांपल एक और आया था, तो ए सोल्ड द कारपेट्स टू द कंपनी विच इज टू बी लेट, तो यहाँ पर कंपनी कौन हो गया, कंपनी हो गया बेली। तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल ओनली इफ नेग्लिजेंटली गुड्स खराब होता है, तो वो अगर कंपनी बोल दे कि नहीं देखो हमने प्रॉपरली जहां पर हमारे बाकी सामान रहते हमने उसी जगह पे रखा था, वेयर हाउस में रखा था, और सिक्योरिटी गार्ड भी था, वहां से चोरी हो गई, हमारी गलती नहीं है, द प्रॉपर्टी इज नॉट येट बीन पास्ड ऑन। ओके, अब देखो गुड्स मस्ट बी एसर्टेन्ड, तो अब यहां पर आ रहा है कि अगर गुड्स अनएसर्टेन्ड है तो ऑब्वियसली उस गुड्स को क्या होना पड़ेगा, एसर्टेन होना पड़ेगा। जब तक वो एसर्टेन नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगा। तो ये देखो, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर एसर्टेन्ड। ठीक है, ये आपका रूल आता है। सो गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड डिलीवरी टू द कैरियर फॉर द ट्रांसमिशन। अब देखो, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तक, अगर आपने सपोज करो कोई सेल किया था बाय डिस्क्रिप्शन, तो जब तक वो गुड्स आप डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स, एक तो सबसे पहले जिन गुड्स को आप बेचोगे वो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन को मैच करना चाहिए, एंड दोस गुड्स शुड बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कौन कर सकता है, या तो सेलर कर दे विद द असेंट ऑफ बायर, मतलब बायर के कंसेंट से सेलर कर दे, या फिर बायर कर दे सेलर के कंसेंट से, मतलब आइदर सेलर डज विद द कंसेंट ऑफ बायर और बायर डज विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। जब तक ये दो नहीं होता, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज नॉट पास्ड अपॉन टू द बायर। आया समझ में? तो यहाँ पर देखो, आई थिंक अगले पेज पे लिखा हुआ है, ये वाला बिल्कुल क्लियर है, दैट वेन एवर देर इज अ सेल ऑफ एन अनएसर्टेन्ड और फॉर द फ्यूचर गुड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो गुड्स है दिस शुड कंफर्म द डिस्क्रिप्शन। ओके, goods should be in the deliverable state and goods should be unconditionally, ठीक है, appropriated। अब ये appropriate कौन कर सकता है, this can be done by the seller with the assent of buyer और buyer with the assent of the seller। अब ये जो assent है ये express और implied दोनों हो सकता है, and the assent must be given either बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। मतलब गुड सेट असाइड करने के बाद आप सेलर को पूछ रहे हो मैं ये वाले ले लूं क्या, वो बोलता है हाँ ले लो, तो ये क्या हो गया, गुड्स आर अप्रोप्रिएटेड बाय द सेलर, असेंट बायर, असेंट इज गिवन बाय द सेलर एंड दिस इज डन आफ्टर द अप्रोप्रिएशन, सो अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये पॉइंट आपके पास पूरा यहाँ पर आता है। आप बताओ ये क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, राइट। फिर आप देखो नेक्स्ट आ जाता है डिलीवरी टू द कैरियर। अब देखो डिलीवरी टू द कैरियर में बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एक बार ये पॉइंट आप समझ ले तो आपको बाद में ऐसा लगेगा सर सेम बात बार बार रिपीट कर रहे हो, पर कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको अगर समझो तो बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कर पाओगे। देखो यहाँ पर बात आता है कैरियर का, तो आपको ये देखना है कि ये जो कैरियर है ये कैरियर किसका है, ये जो कैरियर है ये कैरियर किसका है, ये कैरियर बायर का है या ये जो कैरियर है ये सेलर का है। आपको ये चेक करना होगा। अगर ये कैरियर सेलर का है, ठीक है, तो डिलीवरी प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुआ। प्रॉपर्टी कब पास ऑन होगा, तो यहाँ पर बेसिकली आप ये देख लो रिस्क भी किसका है, द रिस्क विल बी ऑफ द सेलर। और अगर कैरियर बायर का है तो यहाँ पर रिस्क विल बी ऑफ द बायर। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो जिसका कैरियर उधर का रिस्क, जिसका भी कैरियर उधर का रिस्क, सिंपल सा पॉइंट। आप बताओ ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही बात आता है, सो वेयर इन परसुएंस। देखो एक और पॉइंट आपको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर देखो द शॉपकीपर आस्क द शॉपकीपर फॉर होम डिलीवरी। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है, ये तो बेसिक सा था इसमें इसलिए इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया था। अब यहाँ पर आता है कि होम डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट वाला किसका होगा, एक्स का खुद का होगा या वो शॉपकीपर का होगा। अगर एक्स का खुद का होगा
तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, जैसे ही मैंने आपके ट्रांसपोर्टर को दे दिया, मेरी तरफ से गुड्स डिलीवर हो चुका है, अब रास्ते में डैमेज होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? लेकिन अगर शॉपकीपर वाले का ये ट्रांसपोर्टर है, तो वो क्या बोलेगा, जैसे ही मैंने शॉप मतलब ट्रांसपोर्टर को दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी, ट्रांसपोर्टर जब आपको दे देगा तब जाके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो, जैसे यहाँ पे आप देखो, वेर इन परसुवेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू द कैरियर और एनी अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट टू डिस्पोजल। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। हाउ डू यू नो कि कैरियर के ऊपर किसका राइट है? बिकॉज you'll गेट दिस, राइट टू डिस्पोजल। हु हैज द राइट टू डिस्पोजल? आपको ये देखना है। If the right to disposal is with the seller, the risk is with the seller. If the right to disposal is with the buyer, the risk is with the buyer. आप बताओ, ये क्लियर? ये राइट टू डिस्पोजल आपको देखना पड़ेगा। सो हाउ विल यू डिसाइड कि इधर किसके पास है? तो ये आपको देखना होगा, राइट टू डिस्पोजल। जिसके पास भी राइट टू डिस्पोजल है वो इसका ओनर है। गाइस क्लियर? जैसे बिल ऑफ लैडिंग हो गया, ठीक है, या जो रेलवे रिसिप्ट होता है, उन सब के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? अगर बायर का नाम लिखा हुआ है तो वो बायर का प्रॉपर्टी हो गया, और अगर सेलर का नाम लिखा है तो वो सेलर का प्रॉपर्टी हो गया। अगर सपोज करो बिल ऑफ लेडिंग के अंदर आपने बायर का नाम लिखा और रास्ते में गुड्स चोरी हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाता है, तो सेलर जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं इफ एंड बट्स करके। तो आपको सिंपली ये देखना है, राइट टू डिस्पोजल किसके पास है? कैरियर को कौन फोन कर सकता है? कैरियर को जो फोन कर सकता है उसी के पास ये पूरा राइट रहेगा। गाइस क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है गुड्स विच आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो इसके अंदर मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर गुड्स आपने बेचा है ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ओके, इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन द अप्रूवल बेसिस, तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना होगा? द गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अप्रूवल पीरियड एक्सपायर हुआ या नहीं। ये जो अप्रूवल पीरियड है ये एक्सपायर हो गया क्या? और दूसरा आ जाएगा, इट हैज नॉट एक्सपायर्ड। इफ द अप्रूवल पीरियड हैज एक्सपायर्ड, ओके, ठीक है, इफ द अप्रूवल पीरियड हैज एक्सपायर्ड, देन इन दैट केस buyer did not intimate anything, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? द गुड्स आर सोल्ड। ये हो गया डीम्ड सेल। दिस इज डीम्ड सेल ऑफ गुड्स। अगर अप्रूवल पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, इफ द अप्रूवल पीरियड इज नॉट एक्सपायर्ड, देन इन दैट केस आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा, क्या बायर हैज, ये देखो, गिवन द नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस। इफ द बायर हैज गिवन द नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ये आपके क्या हो गए? द सेल हैज हैपेंड। या फिर बायर हैज यूज्ड, या फिर कंज्यूम्ड द गुड्स, तो ये भी क्या हो गया?
sale, goods are sold. If let's say buyer has pledged the goods, तो भी यहाँ पर क्या हो गया, the sale has happened. या फिर buyer has done which is anything inconsistent with the ownership, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल. आप बताओ ये क्लियर हुआ, राइट? अदरवाइज अब सेल हो गया मतलब यहाँ पर ओनरशिप किसके पास जा चुका है, बायर के पास जा चुका है. आप बताओ इज दिस क्लियर? ऐसे एग्जांपल्स खूब सारे आपको मिलेंगे. तो देखो, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन सेल, ऑन अप्रूवल or sale or return basis, the property therein passes to the buyer when he signifies his approval or acceptance to the seller and does anything or any other act adopting the transaction. या फिर वो क्या करता है, he does not signify, देखो, he does not signify his approval, okay, on the expiration of the reasonable time, right? या फिर जो फिक्स्ड टाइम आपने करके रखा था, जैसे 30 डेज, तो 30 डेज तक आप कुछ नहीं करते तो प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया. हमारी जगह क्या बात कर रहे हैं, द प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन टू द बायर. सो व्हेन द प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन, जब अप्रूवल दे दिया तो, या फिर उसने कुछ भी नहीं बोला, एक्सपायरी हो चुका है, या फिर ही डज समथिंग विच इज इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स, जैसे उसने गुड्स को प्लेज कर लिया. जैसे मैंने आपको बताया, मिंत्रा से आपने एक शर्ट मंगवाया, आपने टैग कट नहीं किया, उसको पहनकर आप पार्टी में चले गए, अब वो कपड़े में से परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, ठीक है, या आपने कुछ उस पर दाग वगैरह लग गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक. अब आप बोलोगे सर अगर परफ्यूम का स्मेल नहीं आ रहा, कोई बॉडी ऑर्डर भी नहीं आ रहा, और सर कुछ दाग वगैरह भी नहीं लगा, तो टेक्निकली फिर तो आपने वो शर्ट पहना ही नहीं ना. आया आपको समझ में? आप इतने अगर समझदारी के साथ उस शर्ट को पहन कर गए, तो पहले पीपीई किट पहना अंदर, उसके ऊपर वो शर्ट, फिर उसके ऊपर पीपीई किट पहन कर गए, तो शर्ट को कुछ हुआ ही नहीं, तब तो बात ही अलग है, राइट? इतना टैलेंटेड अगर आप हो. लेकिन यस, अगर आपने उसको पहना और वो प्रूफ हो जाता है कि आप इसको पहनकर पार्टी में गए थे, तो ये हैव डन विच इज इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा. ये क्वेश्चन आपके पास आता है, देखो, जैसे कि ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी विद बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. अब बी क्या करता है, इस ज्वेलरी को कर देता है प्लेज सी के साथ. Now it was held that the ownership of the jewelry had been transferred to B. ठीक है, as he had adopted the transaction by pledging the jewelry with C, and in this case A has no right against C. तो ध्यान रखना, A ने सेल और अप्रूवल बेसिस पे किसको दिया था, B को, ठीक है. दिस वाज ऑन द अप्रूवल बेसिस, और बी उठा के यहाँ पे किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, ठीक है. ये यहाँ पे कर रहा है प्लेज. तो अब ध्यान रखना, क्या ए का कोई भी राइट होगा अगेंस्ट सी? यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, कैन ए रिकवर द ज्वेलरी फ्रॉम सी? आंसर इज नो. व्हाई? इसका रीजन देना पड़ेगा, व्हाई? सो व्हाट? व्हाट? ध्यान रखना, जैसे ही बी ने यहाँ पे ज्वेलरी को प्लेज कर दिया, द ओनरशिप हैज पास्ड ऑन, राइट? तो यहाँ पर देखो, मैं इधर लिखता हूँ, द मोमेंट ज्वेलरी इज प्लेज्ड, ओके, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड.
द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू बी। अब अगर ओनरशिप बी को ट्रांसफर हो गया तो ए इज नो लॉन्गर द ओनर, है कि नहीं? If A is no longer the owner, then can A recover anything from C? Therefore, A has no right on the goods. अच्छा, तो A के पास क्या राइट है फिर? A के पास क्या राइट है? Correct. So A can file a suit for recovery. आया? From B. तो जो भी A का राइट है वो है अब B के अगेंस्ट। C के अगेंस्ट कोई भी राइट नहीं है। बताओ जी, ये क्लियर? ये एक और एग्जांपल देखो, ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है बाय द वे। ये देखो, A sends to B a water motor on approval basis or return in March 2016. B returns in after trial in 2016. The water motor basically was not returned within the reasonable time. Therefore, A is not bound to accept it and B must pay the price. मिला? सिंपल। फिर देखिए, नेक्स्ट आता है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। अभी आपने ये जो ट्रांजैक्शन देखा ना, मैं यही ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे बना के देता हूँ और आप देखो कैसे डिफरेंस आएगा। ए ने यहाँ पे बी को बेचा और बी ने इसको फर्दर प्लेज कर दिया सी को। और ए ने यहाँ पर उसको बेचा है कैश और रिटर्न बेसिस पे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है, कैन ए रिकवर the goods from C if B has not paid the amount। B ने पेमेंट नहीं किया, क्या ए सी से रिकवर कर सकता है? क्यों? राइट, यस, बिकॉज यहां पर जो गुड्स का ओनरशिप है इट इज स्टिल विद ए। ठीक है, दूसरा, बी will become the owner only after making the payment। आप ये ट्रांजैक्शन में और ये ट्रांजैक्शन में डिफरेंस देख रहे हो? अप्रूवल बेसिस में ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाता है? जब या तो वो नोटिस दे दे, या वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, या फिर वो कुछ ऐसा करे विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द गुड्स और वो प्रूव कर जाए कि ये ओनरशिप बनना, मतलब ओनरशिप ले लिया, एक्सेप्ट इट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। यहां पर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? हियर द ओनरशिप विल ट्रांसफर ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड।
ओके, इज दिस क्लियर? ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये देखो, इन दिस केस द प्रॉपर्टी देयर इन डज नॉट पास टू द बायर until the terms are complied with. ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। रिजर्वेशन ऑन द राइट्स ऑफ द डिस्पोजल। रिमेंबर मैंने आपको कैरियर वाला एग्जांपल दिया था, ट्रांसपोर्टर वाला, राइट? तो आपको ये देखना है कि कैरियर को कौन बोल सकता है, ठीक है? हु हैज द राइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द कैरियर। Who has the right for instruction to the carrier? जिसके पास भी है right to give instruction to the carrier, that person has the right to disposal. If that person has got a right to disposal, ownership lies with the same person. The ownership lies with that person. आया? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बोलिए, इज दिस क्लियर? देखो सिंपल सा पॉइंट है, जो ट्रांसपोर्टर है, कैरियर वाला है, उसके ऊपर किसका राज है? कौन सुनता है उसको? वो किसकी बात सुनेगा? वो जिसकी भी बात सुनेगा उसी के पास होगा राइट टू डिस्पोजल, और जिसके पास राइट टू डिस्पोजल है वही उसका ओनर है। अगर वो बायर की बात सुनेगा तो बायर के पास है राइट टू डिस्पोजल, एंड इन दैट केस द ओनरशिप लाइज विद द बायर। अगर ट्रांसपोर्टर सेलर की बात सुनेगा, so the ownership lies, right to disposal lies with the seller, and therefore the ownership also lies with the seller. आया? ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आता है। अब देखो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इसमें आ जाता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स, और वेयर द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, the seller may, by the terms of the contract or appropriation, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. ये वाला पॉइंट आता है। अब इसमें जैसे आ गया डिलीवरी of the goods to the buyer or to the carrier or to the other bailey for the purpose of transmission to the buyer. The property in the goods does not pass to the buyer until the conditions imposed by the seller are fulfilled. और इसमें अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए आता है वो आ जाता है यहाँ वाला, जैसे वेयर द गुड्स आर शिप्ड, या वो रेलवे के थ्रू डिलीवर्ड हो रहा है, तो आपको ये चेक करना होगा बिल ऑफ लैडिंग या जो रेलवे रिसिप्ट है उस पे किसका नाम लिखा हुआ है? उस पे बायर का नाम लिखा हुआ है, उस पे सेलर का नाम लिखा हुआ है। अगर उसके ऊपर बायर का नाम लिखा है तो बायर ओनर, और उसके ऊपर सेलर का नाम लिखा है तो सेलर। तो यहाँ पर आ रहा है एज द केस में भी द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और बाय हिज एजेंट, देन द सेलर इज प्राइमा फेसी डीम टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। ये डायग्राम आ गया। इंस्ट्रक्शन किसको जाएगा? कैरियर का, ठीक है? वही इंसान के पास क्या होगा? राइट टू डिस्पोजल, और ओनरशिप भी किसके पास रहेगा? उसी के पास। अब जिसके पास ओनरशिप उसी के पास क्या? रिस्क है कि नहीं? जिसके पास ओनरशिप उसके पास रिस्क, तो ये वही आता है। बट वेयर द सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर अ प्राइस एंड ट्रांसमिट्स the buyer the bill of exchange together with the bill of lading, the railway receipt, to secure the acceptance of this, then the buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt if he does not dishonor the bill
एंड इफ ही wrongfully retains the bill of lading, एंड बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी पास ऑन उसको नहीं होगा। तो अगर खाली वो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए उसने इस तरह से गुड्स को वो ड्रॉ करने के लिए उसके नाम पे बिल बनाया था। देखो कई बार ऐसा होता है ना, आप बिल ड्रॉ करोगे तो बिल ड्रॉ करने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा कि आपने कुछ दिया, आपने पेमेंट दिया, ये किया। तो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए आपने ये बोला कि ये गुड्स किसका है, ये गुड्स मैंने इसको दे दिया है, तो उससे आप ओनर नहीं बन जाओगे जब तक आप उस बिल का पेमेंट नहीं कर देते। ठीक, क्योंकि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो सेलर के पास क्या राइट होगा कि वो उस गुड्स को वापस ले ले, डिस्पोजल कर दे। तो उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते कि देखो जब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था उस वक्त आपने क्या बोला था कि मैं इस गुड्स का ओनर हूं, आप मेरे को बेच रहे हो, अनकंडीशनल सेल है। वो नहीं है, बिकॉज दैट वाज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए अगर आपने मेरे को ओनर बनाया था तो मैं ओनर तभी बनूंगा जब मैं उसका पेमेंट करूं। तो आया समझ में, ये पॉइंट आता है। ये वही वाला दिया, आप देखो जैसे एक्स सेंड्स फर्नीचर टू अ कंपनी बाय अ ट्रक and instructs the driver not to deliver the furniture to the company until the payment is being made by the company। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी किसके पास है? प्रॉपर्टी अभी भी एक्स के पास ही है, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर किसका इंस्ट्रक्शन चल रहा है? एक्स का इंस्ट्रक्शन चल रहा है। और प्रॉपर्टी कब पास ऑन हो जाएगा? जब तक वो पेमेंट नहीं करता। जैसे ही वो पेमेंट करेगा, फर्नीचर डिलीवर होगा, तो हम बोलेंगे द प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन। आया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर देखो सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व्ड। तो आप यहाँ पर देखो इफ द गुड्स आर टू बी शिप्ड और डिलीवर्ड बाय द रेलवे, तो वहां पर क्या होता है कि सेलर अपना या अपने एजेंट के नाम पे वो नाम उसका लिखवा देता है। सो इधर हम क्या बोलेंगे? द सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर गुड्स जो डिलीवरेबल है दैट इज अगेंस्ट द ऑर्डर, और अगेंस्ट मतलब विद द ऑर्डर ऑफ द सेलर और विद द एजेंट, तो सेलर के पास रहेगा। और यहाँ पर जैसे वो बिल ऑफ लेडिंग वाला आ गया तो तब भी राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास रहेगा? बायर के पास ही, सेलर के पास ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द ओनरशिप। तो रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द ओनरशिप के अंदर यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट आता है कि जो भी गुड्स का ओनर है, मतलब ये वापस से वही रिपीटेड पॉइंट आ गया आपके पास। देखो इसके अंदर जैसे मैंने बताया, the goods remain in the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether the delivery has been made or not. आप बताओ, is this clear? Is this clear? राइट, ये पॉइंट आपके पास आता है। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिलीवरी इज डिलेड। ये एक और पॉइंट देखना, अगर डिलीवरी का डिले हो रहा है, ठीक है, एंड द डिले इज ड्यू टू द फॉल्ट आइदर ऑफ द बायर और ऑफ द सेलर, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी एट डिफॉल्ट। तो बायर की गलती से अगर डिले हो रहा है तो बायर रेस्पॉन्सिबल, सेलर की गलती से अगर डिले हो रहा है तो सेलर वहां पर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और इसके अलावा ध्यान रखना, सेलर और बायर दोनों एज बेली गुड्स को होल्ड करके रखेंगे। तो रिमेंबर मैंने जो आपको मेरवान केक का एग्जाम्पल दिया था कि वो जो मेरवान केक वाले अंकल हैं जिनके पास आपने 1 बजे केक रखवाया था और आपने बोला था आप उनसे केक 3 बजे लोगे, तो इवन दो जो ओनरशिप है वो आपके पास आ गया है, पर 1 से लेके 3 बजे तक ये केक को मेरवान वाले अंकल किसकी तरह होल्ड कर रहे हैं? ही इज होल्डिंग देम एज अ बेली। तो ऑब्वियसली उनके जो राइट्स है वो एज इट इज वहां पर रहेंगे एज राइट। तो ये आपका जनरल रूल आ गया। सो अनलेस अदरवाइज अग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब आप मेरवान केक वाले से केक लो, आप बोलो ठीक है अंकल मैं 3 बजे केक का डिलीवरी लूंगी एंड आई मेक द बैलेंस पेमेंट आफ्टर दैट। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है। आप देखो कई बार आप नहीं देखते हो, एडवांस पेमेंट आप करते हो और फिर बाद में केक का डिलीवरी शाम को लेते हो। तो आपने उस तरह से करके कर दिया तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया, राइट, जैसे गुड्स को सेट असाइड कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी का रिस्क जो है अभी भी किसके ऊपर है? सेलर के ऊपर है। व्हाई? बिकॉज द गुड्स आर स्टिल इन द कस्टडी ऑफ द सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था कि जब तक गुड्स डिलीवर नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगा। सो अनलेस अदरवाइज अग्रीड द गुड्स रिमेन
at the seller's risk unless the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether the delivery has been made or not. आप बताओ, is this clear? तो सिंपल रूल यहाँ पे आता है, the risk follows the ownership. बताइए जी, ये क्लियर हुआ? Risk follows the ownership. फिर आप देखो, it further provides that where the delivery has been delayed through the fault of the buyer or of the seller, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो भी लॉस वगैरह होगा, जिसकी गलती से भी होगा, वो यहाँ पर जाएगा. फिर आप ये देखिए, thus in the ordinary circumstances risk is borne by the buyer only when the properties passes on to him. सिंपल. जब प्रॉपर्टी बायर को पास ऑन हो जाएगा तो ही करेगा, उससे पहले सारा का सारा रिस्क किसका, सारा का सारा रिस्क बायर सेलर का रहेगा यहाँ पे. ठीक है, ये देखो, ये वापस से आ गया. देखो जैसे ही आया, ए बिड्स फॉर एन एंटीक पेंटिंग बाय द सेल ऑफ ऑक्शन. हाँ, बेस्ट एग्जांपल है ये वाला. कि देखो ओनरशिप तो ट्रांसफर होता है, राइट, लेकिन देखो कैसे वहां पर, मतलब प्राइमा फेसी देखने से ओनरशिप ट्रांसफर होता है, लेकिन आप देखो ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगा यहाँ पे, और रिस्क किसके ऊपर रहेगा, सेलर के ऊपर. ए बिड करता है फॉर अ एंटीक पेंटिंग जो कि ऑक्शन में बिक रहा है. अब ऑक्शन में कैसे सेल होता है, हथौड़ा मार दो, ऑक्शन सेल हो गया, है कि नहीं. 21 लाख एक, अरे मजनू भाई की पेंटिंग नहीं देखी क्या आपने, राइट, तो वो बिल्कुल वैसे ही ऑक्शन में वहां पे जा रहा है. तो ऑक्शनियर वहां पर क्या करता है, ऑक्शनियर स्ट्रक करता है अपना हैमर, ये बताने के लिए कि देखो जो डील है वो हो गया. तो गौरव ने यहाँ पर बोला ये मजनू भाई की पेंटिंग में 50 लाख रुपए में खरीदूंगा. ठीक है, अभी गौरव अपने दिमाग में वो लैला लैला मजनू मजनू गाना मत बजाना, ठीक है, फोकस, राइट. तो गौरव ने बोला मैं 50 लाख रुपए में मजनू भाई की पेंटिंग खरीदूंगा. अक्षय कुमार बोलता है 50 लाख एक, 50 लाख दो, 50 लाख तीन, और हैमर मार दिया और बोला मजनू भाई की ये घोड़े वाली पेंटिंग गोज टू गौरव. अब गौरव को वो पेंटिंग मिले, उससे देखो टेक्निकली क्या होता है, जैसे थर्ड हैमर पड़ा, गौरव इज नाउ द ओनर ऑफ द पेंटिंग, यस और नो. लेकिन गौरव को वो पेंटिंग दिया जाता, उससे पहले वो क्या हो गया, वो हो गया डैमेज. नाउ अब ये जो लॉस है, ये लॉस कौन बेयर करेगा, गौरव या मजनू भाई. आंसर इज मजनू भाई. व्हाई, बिकॉज द लॉस विल हैव टू बी borne by the seller. व्हाई, बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज नॉट येट पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर. तो देखो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, जैसे ही हैमर मारा द गुड्स आर सोल्ड, ऐसा ही आपने देखा ना आईपीएल के ऑक्शन के अंदर भी. आप देखो जब वो क्रिकेटर्स और को परचेज करते हैं टीम्स, तो ऐसे ही बोलते हैं ना, ओके विराट कोहली इज सोल्ड टू आरसीबी, या जो भी प्लेयर होता है इट इज सोल्ड. तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है आपका. गाइस क्लियर, गाइस इज दिस क्लियर. तो ये एक और एग्जांपल है, बाय द वे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, PYQ फॉर योर रेफरेंस. अब इसमें दो आपके क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन से यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर दो एक्सेप्शन है. एक तो क्या, डिलीवरी में अगर जानबूझ के डिले किया जा रहा है, और अगर एज बेली आप गुड्स को रखते हो तो आप अपने राइट्स को नहीं रख सकते. ये जो एग्जाम्पल है ये भी PYQ है. सर सारे PYQ है क्या, अभी क्या बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल 100 bales ऑफ कॉटन टू बी विच इज टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ February. बी आया और वो कुछ की डिलीवरी लेकर गया और बाकी की डिलीवरी में वो डिफॉल्ट किया, मतलब बोला मैं हाँ आके बाद में लेके जाता हूँ. अब जब वो बाद में लेने के लिए आया, पता चला कॉटन आर अनफिट फॉर यूज. ना मुझे बताओ ये जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बायर या सेलर. इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बायर या सेलर. हु इज गोइंग टू बियर द लॉस, बायर. व्हाई, बिकॉज सेलर ने तो 100 bales ऑफ कॉटन रेडी रख दिया था, है कि नहीं. बायर ने आके कुछ का डिलीवरी लिया और कुछ का डिलीवरी नहीं लिया, और पड़े पड़े अगर वो गोडाउन में खराब हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, बायर का. सो द लॉस विल बी borne बाय द बायर. आप बताओ इज दिस क्लियर. ये पार्ट आता है. नेक्स्ट आ जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल. अब देखो
टाइटल वाला अगर हम देखें तो ये एक लंबा टॉपिक है, ये वाला एक लंबा टॉपिक है। चलो इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल वाला ये एक लंबा टॉपिक है आपका, तो इसमें काफ़ी टाइम आपका जाएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा मेरे को लगेगा इसको कवर करवाने में। सो विल डू दिस टुमारो, वी कैन रैप अप आवर लेक्चर टुडे देन। ठीक है, तो इसको हम कल कवर करते हैं ये वाले टॉपिक के लिए। और कल का लेक्चर मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, कल का लेक्चर आपका थोड़ा लंबा होगा। ओके गाइस, कल मेरे बाद तो कोई और लेक्चर नहीं है आप लोगों का। ओके, तो कल हो सकता है आपका लेक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे लंबा जाएगा। ओके देन, दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर देन। टेक केयर, बाय बाय। या